दोस्तों, आपका बंटी भाग 11। कोठी इस तरह चमचमा रही है जैसे कल की बनी हो। बंटी के मन में हल्की सी तस्वीर है इस कोठी की। जब उसने पहली बार इसे देखा था, धूल भरी मटमैली सी, अब तो जैसे यह पहचानने में ही नहीं आ रही। कैसे बदल जाती हैं चीज़ें इस तरह। एकाएक ही आंखों के सामने अभी भी छोड़ा हुआ अपना घर घूम गया, जो कार चलने के साथ साथ उसके साथ साथ दौड़ पड़ा था, पर जैसे यहाँ तक नहीं दौड़ सका। घर, बगीचा, हाथ जोड़े हुए हीरामल और माली कांपते कांपते सब बीच में ही छूट गए। अब वह मम्मी के साथ अकेला ही आया है इस घर में। पहली बार मम्मी ने कई बार कहा ही नहीं, आग्रह किया था, चल बेटा तुझे जोत ने बुलाया है, या कि डॉक्टर साहब ने खासकर तुझे आने के लिए कहा है, पर वह कभी नहीं आया। कभी कभी जिद ही करने लगती तो फूफी आ जाती बचाव के लिए। अरे अब काहे जोर जबरदस्ती करती हैं, बच्चे का मन नहीं है तो कैसे जाएगा। आज उसे किसी ने नहीं बुलाया है, शायद मम्मी ने भी आग्रह नहीं किया, फिर भी वह आया है। जब तक उसका घर था फूफी और सामान के साथ, तब तक वह विरोध कर सकता था, पर उन खाली दीवारों के बीच इस बार तो उसे आना ही था। पोर्टिको में ही सब लोग खड़े हैं, डॉक्टर साहब, जोत और अमी, नए नए कपड़ों में लिपटे, हंसते खिलखिलाते चेहरे लिए। हेलो बंटी, एकदम उमंग भरकर डॉक्टर साहब ने बंटी को गोद में उठा लिया और दोनों गालों पर किस्सू किए। बंटी ने विरोध नहीं किया और धीरे से नीचे उतर गया। तुम लेने नहीं आए, खाली गाड़ी भेज दी, मम्मी ने कुछ इस ढंग से कहा जैसे वह अभी अभी मम्मी से कहता था। मम्मी कहती थी, क्या ठुनकता रहता है सारे दिन, इतनी बड़ी होकर भी मम्मी ठुनकती है। मैं आ जाता तो फिर यहाँ स्वागत कौन करता तुम्हारा। और डॉक्टर साहब ने मम्मी को बांह में भरकर भीतर ठेलते हुए कहा, आज तुम पूरे 10 दिन बाद आई हो इस घर में, और इन 10 दिनों में मैंने चेहरा बदल लिया है इस घर का। डॉक्टर साहब का मम्मी के कंधे पर हाथ रखना या मम्मी को बांह में समेट लेना कई बार देख चुका है बंटी, फिर भी जाने क्या है कि जब भी देखता है नए सिरे से एक क्षण को मन में कुछ हो जाता है, पर मम्मी पर से नज़र हटा लेना चाहता है और बाहों में सिमटी मम्मी को लगातार देखते रहना भी चाहता है। मम्मी इस तरह चल रही है इस घर में जैसे यहाँ सब कुछ जाना चीना हो। उसे तो यहाँ कुछ भी नहीं मालूम, जिधर जोत ले जाएगी उधर ही जाता है, उसके साथ साथ बल्कि उसके पीछे पीछे। ये तो कॉलेज का घर था बेटा, वहाँ अपना घर होगा, अपने लोग होंगे, और अपने लोगों के बीच की भी सहमी सहमी और अपरिचित सी नज़रों से देख रहा है बंटी अपने घर को। उससे परिचित होने के लिए, उसे अपना बनाने के लिए रंग रोगन की गंध घर के इस छोर से उस छोर तक फैली हुई है। साथ ही एक और गंध है जिसे वह केवल सूंघ रहा पर समझ नहीं पा रहा। बड़ा सा बेडरूम, हल्की नीली दीवारों पर गहरे नीले पर्दे और स्लेटी रंग का कारपेट, खूब गुदगुदा सा, 2 नई नई चमकती हुई अलमारियां। बंटी ने एक बार आँख खोलकर उन पर हाथ फेरा, एकदम चिकनी, उंगली रखते ही जैसे फिसल गई और हल्का सा निशान बन गया। बंटी ने देखा कोई देख तो नहीं रहा। कमरे के बीच के दीवार के सहारे 2 पलंग, दोनों के सहारे पलंग के साथ ही लैंप लगा हुआ। बंटी का मन हुआ चलाकर देखे रोशनी कहाँ आकर गिरती है। उसने मन ही मन सोचा, वह इधर की तरफ सोएगा और मम्मी उधर। जब तक नींद ना आ जाए पढ़ते रहें और फिर लेटे लेटे ही खट से बत्ती बुझाओ और सो जाओ। दूसरी ओर ड्रेसिंग टेबल रखी थी और मम्मी के ड्रेसिंग टेबल से चौगिनी, शीशियाँ, ये सब किसने जमाया होगा। एक बंटी की नज़र मम्मी की उसी जादुई शीशी को ढूंढने लगी। नहीं, वो वहाँ नहीं थी। उसे जैसे हल्की सी राहत मिली। कमरे के एक सिरे पर आकर बंटी ने एक साथ पूरा कमरा देखा तो आंखों के सामने रंगीन तस्वीर वाली उन मोटी मोटी किताबों वाला कमरा उभर आया। डॉक्टर साहब ने सचमुच उसके लिए वैसा ही कमरा बनवा दिया। एक क्षण को जैसे अपना घर छोड़ने का अवसाद धुंधला हो गया। कभी अपने दोस्तों को लाकर दिखाएगा, टीटू की अम्मा आकर देखे कैसे हंसती थी, अब हंसे आकर। कभी देखा भी होगा ऐसा कमरा। बंटी तुम्हें कैसा लगा कमरा, बताओ तो, पसंद आया। डॉक्टर साहब ने उसकी पीठ पर हाथ रखकर पूछा तो बंटी जैसे पुलक कर मुस्कुरा दिया। अच्छा लगा। बंटी को डॉक्टर साहब भी अच्छे लगे। जोत और अमी दौड़े दौड़े आए, पापा चलिए नाश्ता तैयार है।
बड़ी सी मेज पर ढेर सारी खाने की चीज़ें फैली पड़ी है। बंटी को शादी वाले दिन शादी जैसा कुछ नहीं लगा था, पर आज जरूर शादी जैसा लग रहा है। एक जोत और अम्मी के नए नए कपड़ों के मुकाबले में उसे अपनी हल्की सी मैली हो आई स्कूल की यूनिफॉर्म बड़ी फीकी फीकी और बेतुकी सी लगी। लगा जैसे वह इन सब के बीच का नहीं, इन सबसे अलग है। फिफी तो स्कूल से आते ही सबसे पहले कपड़े बदलवाया करती थी। मम्मी को ख्याल भी नहीं आया कि यहाँ आने से पहले कम से कम उसके कपड़े तो बदलवा दे। नहीं नहीं शकुन, उस कुर्सी पर नहीं, वो अम्मी की कुर्सी है। इन दोनों को अपनी अपनी कुर्सियाँ तय हैं, कोई और बैठ जाए तो तूफान मच जाता है। अच्छा तो लो, हम अपनी कुर्सी तय कर लेते हैं। और हंसते हुए मम्मी ने डॉक्टर साहब के सामने वाली कुर्सी खींच ली। बंटी अभी भी खड़ा है। तुम भी अपनी कुर्सी तय कर लो बेटे, बोलो इधर बैठोगे या उधर, सभी की अपनी अपनी जगह है, अपनी कुर्सियाँ तय हैं, बस उसी का कुछ तय नहीं है। जो बचा है उनमें से उसे कुछ चुन लेना है। वो चुपचाप जोत के पास वाली कुर्सी पर बैठ गया। मन को कहीं एक अनमना सा भाव छू कर निकल गया। अम्मी और जोत की यह लाओ वह लाओ, ए बंसीलाल इसमें हरी मिर्च क्यों डाली, आज अंगूर क्यों नहीं मेरे नमकीन बिस्किट के बीच। बंटी अपनी नज़रों में जैसे कहीं से भी बड़ा बेचारा हुआ है, बेचारा और उपेक्षित। डॉक्टर साहब बाहर वाले की तरह उसकी मनुहार कर रहे हैं। ये लो बंटी बेटे, ये लो, तुम्हें अच्छा लगेगा, वो बाहर का ही तो है। शर्मा नहीं बंटी, तुझे जो पसंद है ले ले, अपने घर में शर्माते नहीं। मम्मी ऐसे बोल रही जैसे खुद भी डॉक्टर साहब के ही घर की हूँ। अब है भी शायद, शादी के बाद हो जाते हैं, पर कैसे, उनमें थोड़े ही शादी की है। और आंखों की ये सामने फिर अपने घर की तस्वीर उभर आई। मेज पर कभी अकेला और कभी मम्मी के साथ बैठा हुआ बंटी और डांट डांट कर खिलाने वाली फूफी। लो हो गया तुम्हारा खाना, और यह कौन खाएगा। तुम कैसे नहीं खाओगे बंटी भैया, हम बांस लेकर ठूसेंगे तुम्हारे गले में, समझे। मम्मी के आगे दिखाया करो ये नखरे, बहुत सिर पर चढ़ा रखा है तुम्हें। और मम्मी मुस्कुराती रहती। एकाएक की नज़र मम्मी की ओर उठ गई। इस समय भी तो मम्मी मुस्कुरा रही है। एक ही आदमी इतनी अलग अलग तरह से भी मुस्कुरा सकता है। हेलो डॉक्टर, गृह प्रवेश की दावत हो रही है। बंटी एकाएक जैसे चौंक गया। सारे घर में गूंजता हुआ एक लंबा सा आदमी घुसा। एक अकेला आदमी भी इतना शोर मचा सकता है। लंबा कितना है, गर्दन पूरी तरह ऊंची करके देखने पर भी चेहरा दिखाई दे। आओ आओ वर्मा, बड़े अच्छे समय आया। नमस्कार वर्मा साहब, नमस्ते अंकल। सब लोग तो जानते हैं इस लंबे आदमी को, बस वही नहीं जानता। आज यह खाने की मेज सचमुच खाने की मेज लग रही है। लंबा आदमी मम्मी को कैसे घूर घूर कर देख रहा है। डॉक्टर साहब खी करके हंस पड़े और मम्मी गदगद होकर एकदम सुर्ख हो गई। आजकल मम्मी के गाल बात बात पर ऐसे सुर्ख हो जाते हैं मानो गुलाब जूड़े में न लगाकर गालों पर लगा लिए हों। मम्मी ने एक प्लेट लगाकर सामने की तो फिर दहाड़ा, नो नो, आई एम फुल मिसेज जोशी। मिसेज जोशी, एकाएक बंटी की नज़र मम्मी की ओर उठ गई। मम्मी ने कुछ भी नहीं कहा। अभी तक मम्मी को सब मिसेस बत्रा कहते थे और अब ए बंटी, अब तो जोशी हो गया यार। बंटी जोशी नहीं, अरूप जोशी। धत, मैं क्यों हो गया जोशी, मैं अरूप बत्रा हूँ, बंटी बत्रा। चल चल, डॉक्टर जोशी तेरे पापा नहीं हो गए अब। बिल्कुल नहीं, एकदम नहीं। मेरे पापा अजय बत्रा हैं, कलकत्ते में रहते हैं, अब नहीं रहे वो पापा। मिस्टर, मार दूंगा ज़्यादा बकवास की तो। मन हो रहा था धज्जियाँ बिखेर दे इस कैलाश के बच्चे की। फिर सारा दिन वो कागज़ पर अरूप बत्रा बंटी बत्रा लिखता रहा था। लंच टाइम में मैदान में बैठा तो उंगली से ज़मीन पर लिखता रहा, बत्रा बत्रा। अंकल आप टॉमी को नहीं लाए, इस घर से नहीं आए बेटे, सीधे ऑफिस से चले आ रहे हैं। सोचा जरा तुम लोगों से घर की रौनक देख लें। क्यों मिसेज जोशी, बेडरूम पसंद आ गया, आपने अप्रूव किया या नहीं। मम्मी के गाल फिर सुर्ख हो गए। क्या हो जाता है मम्मी को बार बार, ऐसा तो पहले कभी नहीं होता था। वो मिसेस वर्मा ने सब अरेंज किया, मुझे पसंद ना आए। हम तो सोच रहे थे धन्यवाद देने रात में खुद ही उधर आएंगे। ओ नो नो, यह सब तकल्लुफ़बाजी छोड़िए, आज की रात नहीं। फिर एकाएक उनकी नज़र बंटी पर जम गई। ये बच्चा, ओह अच्छा, क्या नाम है बेटे तुम्हारा। प्यार से बोला, तब भी लगता जैसे डांट रहा हो। इसके बच्चे तो डर नहीं लगता होगा इससे। बंटी ने सीधी नज़र से उसे देखा और बिना झिझक के जवाब दिया, अरूप बत्रा। बत्रा पर इतना जोर डाला कि उसके सामने अरूप तो जैसे दब ही गया। वाह, बड़ा अच्छा नाम है यह तो, अरूप और अमित, जोड़ी भी खूब रहेगी।
फिर मम्मी की ओर देखकर बोला, सिम्स टू बी अ बोल्ड शैम। मम्मी कैसे घूर घूर कर देख रही है। देखे वो क्या डरता है, बतरा है तो बतरा ही रहेगा और बतरा ही रहेगा। मम्मी की तरह नहीं कि झट से जोशी बन गए। खाना पीना खत्म हुआ तो डॉक्टर साहब ने कहा, जोत बंटी बेटे की को घुमाकर सब दिखाओ तो अपनी किताबें, अपने खिलौने, पीछे का सीसॉ और स्लिप घुमा लाओ। मम्मी मज़े से बैठी है। उन्हें अभी भी ख्याल नहीं आ रहा है कि बंटी के कपड़े बदलवाने हैं। यहाँ कौन फूफी है जो बदलवा देगी कपड़े, या उसे मालूम है कि कपड़े कहाँ रखे हैं जो अपने आप ही जाकर बदल लेगा। बस अपने ही गाल लाल करके मुस्कुरा रही है जब से। जाने क्या है कि डॉक्टर साहब से या किसी भी अनजान आदमी से कहने में जितना संकोच होता है, मम्मी से कहते हुए भी इस समय उतना ही संकोच हो रहा है। वही कहे कपड़े की बात, मम्मी को अपने आप नहीं सूझती। ये दोनों नए नए कपड़े पहने बैठे हैं, फिर भी मम्मी को ख्याल नहीं आ रहा उस लंबे आदमी ने क्या सोचा होगा, कैसे गंदे कपड़े पहन कर ही रहता है ये बच्चा। जाओ बेटे, जोत बुला रही है, मुझे कपड़े दो, कपड़े नहीं बदलूंगा मैं। भरसक रोकने पर भी बंटी का स्वर जैसे भर्रा ही गया। अरे चल चल, मैं तो भूल ही गई। फिर डॉक्टर की ओर देखकर पूछा, आज जो कपड़े के बक्से आए वे कहाँ रखे हैं? एक कमरे में सारा सामान असबेद ढंग से पड़ा है, बंटी के घर का सामान, बक्से, बिस्तरे, गठरी में बंधी हुई किताबें, टोकरी से भरे हुए बंटी के खिलौने, बंटी की पेंटिंग्स और भी जाने क्या क्या। लगा जैसे उसका सारा घर गठरी और टोकरियों में बांध कर यहाँ ठूस दिया गया है। मम्मी एक बक्से में से कपड़े निकाल रही है और बंटी उस सामान को देख रहा है। सामान का भी चेहरा होता है क्या? सारा सामान कैसा उदास उदास लग रहा है। बंटी का सिपाही टोकरी के किनारे घर के बल ठूसा हुआ है। बंटी जल्दी जल्दी से गया है और उसे निकाल कर उसने सीधा कर दिया, पर भीतर तो सभी कुछ उलट पुलट है। एक बार मन हुआ अपने सारे खिलौने निकाल कर ये कपड़े बदल ले और बच्चों के साथ खेल। जोत है, अम्मी है, पीछे भी बड़ा सा मैदान है, खूब खेलो कूदो दौड़ो भागो। पर बंटी है कि अपनी टोकरी में ही लगा हुआ है, जैसे उसने मम्मी की बात सुनी ही नहीं। कल सब ठीक कर दूंगी बेटे, अभी ऐसे ही रहने दे। बंटी ने पलट कर मम्मी की ओर देखा, लगा जैसे पूछ रहा हो क्या सब ठीक कर दोगी, और उस कमरे से निकला तो एक बार फिर लगा जैसे अपने घर से निकल रहा हो। जोत सब बता रही है, ये जो नीम का पेड़ है ना बंटी, ये जिस दिन पापा पैदा हुए थे उस दिन लगवाया था बाबा ने। पापा के जन्मदिन पर इसकी पूजा करती थी चाची अम्मा। और एकाएक ही बंटी की आंखों के सामने वो आम का छोटा सा पौधा घूम गया। चाची अम्मा कौन? ये नाम तो बंटी ने कभी नहीं सुना। चाची अम्मा कौन? हमारी चाची अम्मा, अम्मी ने कहा तो जोत हंसने लगा। पापा की चाची जी, अभी तक वह ही तो रहती थी हमारे पास, थोड़े दिन पहले ही तो गई हैं। और वो जो बड़ा सा जाली का पिंजरा देख रहा है उसमें खरगोश पाले थे बंसीलाल ने, पर एक बार जाने कैसे बिल्ली घुस गई और सब सफाचट। बिल्ली नहीं बंटी भैया, बिलाओ, ये मोटी झबरी पूंछ देख लो तो डर लग जाए, सारे खरगोश चट कर गया। फिर बंसीलाल का घर, इमली का पेड़ जहाँ दोनों बीन बीन कर कच्ची इमली खाते हैं, बड़ी स्वाद है इन पेड़ की इमलियाँ। जो तो अम्मी बताए चले जा रहे हैं और बंटी केवल सुन रहा है। सुनने के सिवा वह कर भी क्या सकता है, बताने के लिए है ही क्या उसके पास। बंटी अपने घर में घूम रहा है पर अपने घर जैसा कुछ भी तो नहीं लग रहा है उसे। सर्दी के दिनों की सांझ से भी तो चारों ओर अंधेरा घुसने लगता है, और जैसे जैसे अंधेरा खुलता जा रहा है सब कुछ और ज़्यादा अपरिचित होता जा रहा है। यहाँ तो आसमान भी पहचाना हुआ नहीं लगता, हवा भी पहचानी हुई नहीं लगती। अपने घर का आसमान और अपने घर की हवा भी ऐसी होती है। मम्मी डॉक्टर साहब के साथ बाहर गई हैं और वो कमरे में अकेला बैठा है। चारों ओर बत्तियां जगमगा रही हैं, फिर भी बंटी के मन में न जाने कैसा डर समा रहा है। रात में वो कभी घर से बाहर नहीं सोया, अब कैसे सोएगा यहाँ? और आंखों के सामने वही नीले पर्दे वाला कमरा घूम गया। फिर भी डर है कि बढ़ता जा रहा है। अपने घर से आया है तब से अब तक यही लग रहा है, वो केवल यहाँ आया है। तभी शायद उस समय उसे उतनी घबराहट नहीं हो रही थी, पर अब जैसे जैसे रात बीतती जा रही है एहसास कि वह केवल आया ही नहीं है, उसे यह रहना भी है, केवल आज ही नहीं, हर दिन हर रात। और इस बात के साथ ही साथ कि जैसे डूबता चला जा रहा है। कैसे रहेगा वह इस घर में? यह उसका घर बिल्कुल नहीं है। ये डॉक्टर साहब का घर है, जोत का घर है, अम्मी का घर है। वह किसी के घर में नहीं रहेगा, अपने घर जाएगा, अपने ही घर में सोएगा। अपने घर में उसे कभी डर नहीं लगता था। मम्मी बाहर चली जाती थी तब भी नहीं, एकदम अंधेरा हो तब भी नहीं। न हो मम्मी न हो रोशनी, पर घर तो उसका अपना था, वो भी तो उसकी अपनी थी।
अंधेरे में ही वो अकेला सारे घर में चक्कर लगा कर आ सकता था। यहाँ तो न घर उसका है न घर वाले उसके हैं। मम्मी के कहने से क्या होता है, क्या वो जानता नहीं? और जब कुछ भी उसका नहीं है तो डरेगा नहीं वो? लाख रोकने पर भी आंखें हैं कि छल छल हो रही हैं। अरे बंटी, तू यहाँ बैठा है, कपड़े नहीं बदले? मम्मी तेरे कपड़े पलंग पर रख गई है। जो पहले तो मम्मी को आंटी जी कहती थी, अब मम्मी कहने लगी। हो सर्दी दोनों बाहों में कसकर छाती से चिपकाया। अम्मी पंजों के बल उछलता हुआ आया और बिस्तर में दुबक कर रजाई ओढ़ ली। बंटी ने बाथरूम में जाकर मुंह धो लिया। पता नहीं क्या है, वह कहीं भी जाए उसका अपना घर साथ साथ चलता है। बाथरूम, बाल्टी, नल, आँख मीच कर भी अपने घर में जिस तरह चल सकता था, यहाँ खोल कर भी उस तरह नहीं चल पा रहा है। चल अब अपनी अपनी रजाइयों में घुसकर कहानी कहेंगे। मम्मी बता रही थी तुझे खूब खूब कहानियाँ आती हैं। मैं भी कहानी सुनूंगा बंटी भैया, राजा रानी वाली, परियों वाली। पर बंटी न बिस्तर में लेटा, न रजाई ओढ़ी है, न ही उसने कहानी सुनाई। बस कंबल लपेट कर बैठे बैठे मम्मी की राह देखता रहा। अम्मी तो लेटते लेटते ही सो गया। जोत उसके स्कूल की बातें पूछती रही और चुटकुले सुनाती रही। स्कूल की बातों पर वो चुप रहा और चुटकुले पर वह रोता रहा। थोड़ी देर में जोत भी लुढ़क गई। बंटी है कि उससे सोते बन रहा है ना जागते, बस रह रह कर आंखें छलछला आती हैं। मम्मी के आते ही वह चिपक कर पलंग से नीचे उतर गया। अरे तू सोया नहीं बंटी बेटा? और यह क्या, कुछ भी गर्म नहीं पहन रखा है? बिस्तर में से निकल आया, सर्दी नहीं लग जाएगी? बंटी दौड़कर मम्मी के पैरों में लिपट गया। माँ के इलाका कैसे सोता, मुझे डर नहीं लगता? उंगली में गाड़ी की चाबी नचाते हुए डॉक्टर साहब आए। अरे तुम सोए नहीं बंटी बेटे, तुम चलो। और मम्मी उसे अपने से चिपकाए चिपकाए ही कमरे में ले आई। डर क्यों लगता है? जो तरह अम्मी नहीं सो रहे हैं। देख, अम्मी तो तुझसे भी छोटा है, उसे डर नहीं लगता है, तुझे डर लगता है? मम्मी ने पूरे जूड़े में माला लपेट रखी है और सुगंध है कि केवल माला में से ही नहीं, पूरे शरीर से फूटी पड़ रही है। मम्मी गई थी तो दूसरी तरफ की थी और अब लौटी है तो एकदम ही दूसरे तरह की हो गई। तू तो बहुत पगला है बेटे, सबके बीच में भी डरता है। पर उस कमरे में तो कोई नहीं था, मैं कैसे सोता अकेले? मुझे डर नहीं लगता वहाँ। ओह, मम्मी एक क्षण रुकी, फिर उसकी पीठ सहलाती हुई बोली, नहीं बेटा, बच्चे लोगों का तो यही कमरा है, बच्चे लोग सब एक साथ सोएंगे। देखो ये लोग भी तो सो रहे हैं यहाँ। चल मैं तुझे सुलाती हूँ। मम्मी ने बहुत प्यास पकड़कर उसे पलंग पर लिटा दिया, रजाई उठाई और उसके सिरहाने बैठकर उसका सिर सहलाने लगी। बंटी की आंखों में इतनी देर से तैयार हुआ वो नीले पर्दे वाला कमरा, जिसमें बंटी ने मन ही मन अपना पलंग भी तय कर लिया था, जैसे ढहकर गिर पड़ा। बंटी बेटा, पसंद आया तुम्हें यह कमरा? झूठ झूठ, मन में जैसे एक ज्वार उठ खड़ा हुआ, दुख का, गुस्से का। मन हो रहा है जाए उस कमरे में और एक एक चीज उठाकर फेंक दे, पर्दे फाड़ डाले, देखे कोई क्या कर लेता है उसका। मम्मी ने झुककर उसके गाल को चूमा तो उसने मम्मी का चेहरा झटक दिया। क्यों पागलपन कर रहा है बेटे? देखिए दोनों भी तो हैं। मुझे तंग करने में, सबके बीच शर्मिंदा करने में तुझे खास ही सुख मिलने लगा है आजकल। हाँ मिलता है सुख, जरूर मिलेगा, जरूर करूँगा शर्मिंदा। तुम नहीं कर रही हो मुझे शर्मिंदा। यहाँ दूसरों के घर लाकर पटक दिया। अपना घर होगा, कोई नहीं है अपना घर। मैं नहीं रहता किसी के घर। पहले तो कमरा पसंद करो और फिर अपना घर। फिर कितनी बातें हैं जो फूटी पड़ रही हैं। बंटी चाहता भी है सब कह दे, लेकिन दिन तो हो गए, उसने कुछ कहा ही नहीं। आजकल तो वो सिर्फ सुनता है और मान लेता है, पर आज नहीं। लेकिन गला है बुरी तरह बिछा हुआ, लगता है बोलना चाहेगा तो बस केवल हिचकी फूट कर रह जाएगी। नींद नहीं आ रही है बेटे? क्या बात है बेटे? डॉक्टर साहब तौलिया लटका दरवाजे पर खड़े पूछ रहे हैं। अभी सो जाएगा, नई जगह है ना शायद इसलिए। मम्मी शायद उसके जागते रहने की सफाई दे रही है। तुम जाओ, मैं सो जाऊंगा। रूंधे हुए गले से बंटी ने किसी तरह से शब्द ठेल दिए। ऐसे मत कर बेटे, ऐसा नहीं करते। चल सो, मैं बैठी हूँ तेरे पास। मम्मी बैठे बैठे उसका सिर सहलाती रही, धीरे धीरे उसके गाल थपकाती रही। बंटी आंखें मूंदे पड़ा रहा। थोड़ी देर बाद धीरे से मम्मी उठी, एक बार चारों ओर से उसे अच्छी तरह से ढका। खट बत्ती बंद हुई तो बंद आंखों में फैला अंधेरा खूब गाढ़ा हो गया। बंटी ने आंखें खोल दी। सारी की सारी मम्मी अंधेरे में डूब गई थी। बस धीरे धीरे दूर होता उनके जूरे का गजरा चमक रहा था। दरवाजे पर पहुंचकर मम्मी ने धीरे से आवाज़ दी, बंटी। बंटी चुप। सो गया? डॉक्टर साहब रात के कपड़े पहन आए थे।
मम्मी ने धीरे से कहा। फिर दोनों उसी कमरे में चले गए और हल्की सी आवाज़ हुई, शायद दरवाज़ा बंद होने की। बंटी को लगा घर से चला था तो बीच रास्ते में आकर उसका अपना घर और बगीचा छूट गया था। यहाँ आकर मम्मी छूट गई। इतनी देर से दबा हुआ एक आवेग था जो दरवाजे के बंद होते ही फूट पड़ा। थोड़ी देर के बाद अचानक उस कमरे का दरवाज़ा खुला और डॉक्टर साहब ने निकलकर बाहर के बरामदे की बत्ती बंद कर दी। सारा घर अंधेरे में डूब गया। बंटी के मन का दुख और गुस्सा धीरे धीरे डर में बदलने लगा। केवल डर ही नहीं कि आतंक, कैसी कैसी शक्लें उभरने लगी उस अंधेरे में। उसने कसकर आंखें मींच ली। ये पर अजीब बात है, बंद आंखों के सामने शक्लें और भी साफ हो गईं। लपलपाती जीभ के राक्षस, उल्टे पंजे और सींगों वाले सफ़ेद भूत, 3 आंखों वाली चुड़ैल, जादुई नगरी के नाचती हुई हड्डियों के ढांचे, सब उसके साथ चारों ओर नाच रहे हैं। धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहे हैं। उसकी सांसें जहाँ की तहाँ रुक गई। मम्मी दरवाज़ा खोलो मम्मी। सारी ताकत से बंटी चीख रहा है और दोनों हाथों से दरवाज़ा बड़बड़ा रहा है। दरवाज़ा खोलो मम्मी। आधी रात के सन्नाटे में बंटी की भिजी हुई सी आवाज़ भी सारे घर में गूंज उठी। खटाक से दरवाज़ा खुला। कौन? बंटी। क्या हुआ बेटे, क्या हुआ? सर्दी में अकड़ा हुआ बंटी थर थर काँप रहा है। मम्मी ने जल्दी से उसे गोद में उठाकर छाती से चिपका लिया। बंटी का सारा मुँह आंसू लार और नाक से सन गया। हिचकियों के मारे सांस नहीं ले पा रही, लीज जा रही है। मम्मी ने उसके चारों ओर कसकर शॉल लपेटा। मैं हूँ बेटे। मम्मी क्या हो गया? मैं तेरे पास हूँ। क्या बात हो गई? गले तक रजाई ओढ़े ओढ़े ही डॉक्टर साहब ने पूछा। डर गया है शायद, मम्मी ने कहा, पर उनकी आवाज़ ऐसी सहमी हुई थी जैसे वे खुद डर गई हों। मम्मी से वैसे ही छाती से चिपकाया पलंग पर बैठ गई। उसकी पीठ सहलाती रही। मैं तेरे पास हूँ बेटे, मम्मी तेरे पास है। धीरे धीरे बंटी अपने में लौटने लगा। मम्मी की आवाज़ ने, मम्मी की बाहों ने उन सबको भगा दिया जिसके बीच बंटी की सांसें रुकी हुई थी। और जब बंटी की हिचकियाँ थम गई, उसके शरीर में फिर गरमाई आ गई और मम्मी ने बंटी को धीरे से पलंग पर सुलाया। क्या हुआ बेटे, डर गया था? तो पहली बार बंटी ने आंखें खोली। उसकी मम्मी उस पर झुकी हुई पूछ रही थी। उसकी अपनी मम्मी। एक बार मुन्मुआ मम्मी को गले में बाहें डालकर लिपट जाए, पर हाथ जहाँ के तहाँ जमे हुए थे। हाथ ही ने जैसे सारा शरीर जहाँ का तहाँ जम गया। केवल आंखें खुली और वो टुकुर टुकुर देख रहा है मम्मी को, कमरे को, आसपास की चीज़ों को। हल्की नीली रोशनी में डूबा हुआ कमरा, कमरे में की हर चीज़। पहले भी कभी इस तरह डर जाया करता था, पता नहीं कहाँ से आ रही है डॉक्टर साहब की आवाज़। नहीं, कभी नहीं डरा। शायद नई जगह थी, शायद कोई सपना देख रहा, उल्टी सीधी कहानियाँ जो पढ़ता है दुनिया भर की। मम्मी की आवाज़ में परेशानी थी, दुख था। पहले जब बंटी दूसरी दुनिया में था तो मम्मी का चेहरा, मम्मी की आवाज़ बहुत अपनी अपनी लग रही थी, पर अब पूरी तरह अपनी दुनिया में लौट आया तो नीली रोशनी में नहाई मम्मी। कमरा, कमरे की हर चीज़ जैसे दूसरी दुनिया की लगने लगी। दोपहर वाला कमरा जैसे कहीं भी बिल्कुल ही बदल गया है। सब कुछ फिर बड़ा जादुई लगने लगा। फिर मन ही मन डर समाने लगा, अजीब तरह का डर। बंटी ने आंखें मूंद ली, पर 2-4 मिनट के लिए देखा हुआ वो नीला रंग आंखों में ही आकर चिपक गया है। नीलम देश, क्या ऐसा ही होता है? मम्मी की थपकियाँ और फिर जैसे कहीं दूर से आती हुई आवाज़। पर तुम जब समझते हो, कहते हो, तो मन जरूर थोड़ा हल्का हो जाता, पर मैं जानती हूँ कि यह कुछ नहीं, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब की नींद में डूबी हुई आवाज़। सो गया? हाँ, लगता है सो गया। फिर चुप। बंटी का मन हो रहा आंखें खोल दे। एक बार फिर मम्मी का चेहरा देखा रहा, स्वस्थ होले पर नहीं, नीली रोशनी में डूबी हुई। सुन, तुम उठकर कपड़े पहन लो, पता नहीं है सवेरे जल्दी उठ जाए तो बड़ी अजीब स्थिति हो जाएगी। अचानक आंखों के सामने कुछ काला काला तैर गया। मम्मी ने बत्ती बंद की है शायद। बंटी ने धीरे से आंखें खोलकर देखी। नीली रोशनी गायब हो गई थी। खिड़की से छनकर आती हुई बहुत ही फीकी फीकी रोशनी में फिर सब कुछ पहचाना पहचाना लगने लगा, खासकर मम्मी का चेहरा। कहीं मम्मी उसे जागता हुआ न देख ले। पलंग के एक सिरे से डॉक्टर साहब रजाई उतार कर उठे तो बंटी धम चीचिया, क्या इतना बड़ा आदमी एकदम नंगड़ंग। बंटी की आंखें फटी पड़ रही हैं और मम्मी भी देख रही। शर्म नहीं आ रही है इन लोगों को? उसे जैसे मितली सी आने लगी, पर आंखें हैं कि फिर भी बंद नहीं हो रही। डॉक्टर साहब ने कपड़े पहन लिए, फिर भी जैसे दिमाग में सब कुछ घूम रहा है। फिर मम्मी धीरे से उतरी और उसी रैक की ओर गई। उन्होंने भी अपना हाउस कोट उतारा तो बंटी भीतर ही भीतर डर भय से थर थर काँपने लगा। ये उसी की मम्मी है? उसने आज तक कभी अपनी मम्मी को ऐसा नहीं देखा। उसकी मम्मी ऐसे हो भी सकती हैं? नहीं, ये क्या हो गया? छी। उसका मन हुआ रजाई उतार कर फेंके और जोर जोर से चीखे, पर वो चीख नहीं रहा। मन जाने कैसा कैसा हो रहा है उसका। थ्रिल भी है उसके मन में।
जिगुप्सा भी मम्मी के इस व्यवहार की, शर्म भी, गुस्सा भी और जाने क्या क्या। सारे गुस्से, नाराज़गी और दुख के बावजूद अभी तक मम्मी उसकी मम्मी थी। पर जाने क्या हो गई, पता नहीं। इसे कुछ भी नाम देना नहीं आ रहा। बस इतना लग रहा है कि अभी तक की मम्मी एकाएक ही जैसे कहीं से टूट फूट गई, चकनाचूर हो गई। भाग 11 समाप्त।